सुप्रभात। मैं डॉक्टर श्रीमती रविंद्र चौबे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, किरोड़ीमणि शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ से आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी संकलन में से फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी ठेस पर चर्चा करेंगे। पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद कहानी के तत्वों के आधार पर ठेस कहानी का मूल्यांकन करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया में मार्च 1921 में हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका निधन 1977 में हुआ। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में उपन्यासों के अंतर्गत मैला आंचल, परती परी कथा और कहानियों में लाल पान की बेगम, पंचलाइट, रसप्रिया, ठेस, तीसरी कसम इत्यादि प्रसिद्ध कहानियां हैं। आज हम ठेस कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है उसकी आंचलिकता। फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में, उनकी कहानियों में, चाहे कहानियां हो चाहे उपन्यास हो, उनमें आंचलिकता का स्वर प्रमुखता से हमें सुनाई देता है। बिहार राज्य के कोसी नदी के आसपास के अंचल इनकी रचनाओं में प्रमुखता से वर्णित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस अंचल की सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक विश्वास, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक परंपराएं, भाषा इत्यादि उनकी रचनाओं में जीवंत हो गए हैं। ठेस में भी उन्होंने आंचलिक तत्वों के आधार पर एक सिरचन नाम के व्यक्ति के चरित्र का चित्रण किया है। ठेस एक चरित्र प्रधान कहानी है। ठेस में एक सहृदय कारीगर की मनोव्यथा को प्रस्तुत करते हुए आज मृत होती हुई ग्राम्य कलाओं के प्रति लेखक ने चिंता व्यक्त की है और इन कलाओं को जीवित बनाए रखने वाले कलाकारों और कारीगरों के प्रति और उनके पुनर्वास के प्रति एक उत्कट प्रेरणा भी हमें प्रदान की है। आज के बदलते हुए गांवों की धड़कनों को रेणु ने बड़े करीब से देखा, महसूस किया, भोगा और उसे अभिव्यक्त किया है। आज सिरचन जैसे बहुत से कलाकार गांवों में अपनी उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है कि ग्रामीण कलाएं जो हैं वे आज दम तोड़ रही हैं, सिसक रही हैं। लुप्तप्राय होती इन कलाओं को जीवित रखना हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। सिरचन एक स्वाभिमानी कारीगर है। वह बड़ी तन्मयता के साथ चिक, शीतल पाटी और आसन बनाने में अपनी कुशलता के साथ वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अपने इलाके में उसकी कारीगरी की धूम है, लेकिन अब बदलते हुए दौर में शहरी कलाओं ने जो ग्राम्य कलाओं का स्थान ले लिया है, इसके कारण ग्राम्य कलाएं दम तोड़ रही हैं। इसके ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सिरचन स्वाभिमानी है, काम करने में बहुत माहिर है, वाक्पटु है, थोड़ा सा चटोरा भी, और अपने व्यक्तित्व और अपनी कला का सम्मान करने वालों के प्रति बहुत अधिक सहृदय है। ठेस कहानी में सिरचन ने अपनी इसी आत्मव्यथा को प्रदर्शित किया है। ठेस कहानी में सहृदय कलाकार के चरित्र को वाणी प्रदान की गई है। सिरचन कहानी का प्रारंभ होता है, खेती बाड़ी का समय है। गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसे बेकार नहीं बेगार समझते हैं। उसे मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर भी कहा जाता है। एक समय था जब उसकी मड़ैया के आसपास लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं।
उससे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ की यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। लेकिन इन ग्रामीण कलाओं का स्थान अब शहरी कलाओं ने ले लिया है, इसलिए सिरचन की यह समस्या है कि अब वह एक बहुत उम्दा कारीगर से मात्र एक श्रमिक बनकर रह गया है, जिसे लोग खेती किसानी का कार्य कराना भी पसंद नहीं करते हैं। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों उसके काम करने के ढंग को देखा है। बड़ी तन्मयता से वह अपना कार्य करता है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर जतन से उसकी कूची बनाता, फिर कूचियों को रंगने के लिए सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा सी बाधा पड़ गई कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहचोर है पर कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर है। इस प्रकार इन पंक्तियों में लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो सिरचन है वह अपने काम में बहुत कुशल है और बड़ी तन्मयता के साथ अपना कार्य करना चाहता है और काम में किसी प्रकार का व्यवधान उसे पसंद नहीं है। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरों के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंजा की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। इस प्रकार से उसकी इस कला पर सिरचन का ही एकाधिकार है। एक बार लेखक की छोटी बहन मानू की विदाई होने वाली थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई भले ही आ जाए, मिठाई भले ही ना आए, कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। मानू की विदाई के लिए लेखक की माँ सिरचन को बुला भेजती है। सिरचन मानू की माँ का बहुत सम्मान करता है और वह आकर उनके लिए काम करना प्रारंभ कर देता है। लेखक की माँ उसे मोहर छाप वाली धोती देने का वादा भी करती है। मंजली भाभी जो सिरचन से चिढ़ती थी, मंजली भाभी ने पर्दे की आड़ से कहा कि मैं जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो मैं भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानो काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। सिरचन यह जानता है कि वह जिसे सम्मान करता है उसके लिए वह बहुत ही उम्दा काम करके देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अनर्थक निरर्थक बातों से कोई लेना देना नहीं है। सुबह सिरचन तन्मयता के साथ काम करना प्रारंभ कर देता है। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। बहुत सुंदर चिक बनाना सिरचन प्रारंभ कर देता है। लेखक देखते हैं कि प्रातः कलेवा के रूप में सिरचन को चूड़ा और गुड़ दिया जाता है। तब वह अपनी माँ के पास आकर शिकायत करता है कि आज सिरचन को कलेवा किसने दिया। माँ कहती है, मैं मिठाई बनाने में व्यस्त हूँ, मैं कहाँ तक क्या क्या चीज का ध्यान रखूंगी। तब वह अपनी मंझली बहू को कहती है कि थोड़ी बूंदिया दे दो। बहू भी एक मुट्ठी बूंदिया सिरचन की थाली में डालकर चली जाती है। मंझली बहू के द्वारा बूंदिया सूपे में फेंक कर जाने पर सिरचन आहत हो जाता है, लेकिन चूंकि वह लेखक की मां का सम्मान करता है इसलिए अपने कार्य में तन्मयता से लगा रहता है। मानू पान सजाकर बैठक में भेज रही थी। मानू भी सिरचन
के प्रति अपनी भाभी के किए गए व्यवहार से आहत है और वह सिरचन को पान खिलाकर कहती है कि दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। उसी समय चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन ने छोटी चाची से कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से सिरचन से जली भुनी बैठी थी और उसने कहा कि मस्खरी करता है, तुम्हारी जीभ को आग लगे, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। इतना सुनना था कि तेजी से चलती हुई सिरचन की उंगलियां थम जाती हैं और वह काम करने के लिए उठ जाता है। अपना काम समाप्त करके उठ जाता है। सिरचन अपना काम छोड़कर आंगन से बाहर चला जाता है। मानो अधूरी पड़ी चिक को देखकर निराश हताश सी हो जाती है। माँ उसे सांत्वना देती है, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानो को याद आता है कि विवाह के समय सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। लेखक सिरचन को मनाने जाता है, लेकिन लेखक को देखते ही सिरचन, जिसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, कहता है, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खादी मरी, बेटे बेटियों को भी अब ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भुगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है और इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूंगा। और इस प्रकार मानो कुछ न बोली और मानो के ससुराल जाने का समय निकट आ गया। वह अपना सामान समेट कर स्टेशन पहुंच गई थी। स्टेशन में गाड़ी में वह बैठ चुकी थी। लेखक अपनी अनुजा को छोड़ने उसके ससुराल जा रहा था। गाड़ी प्रारंभ होने वाली थी, गाड़ी छूटने वाली थी। उसी समय दौड़ता हुआ सिरचन पहुंचता है और एक शीतल पाटी, एक आसनी और एक चिक मानो को बड़े प्रेम से देता है। मानो मोहर छाप वाली धोती का मूल्य चुकाना चाहती है, लेकिन सिरचन लेने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि नहीं, यह मेरा प्रेम है जो मैं तुम्हारे लिए यह लेकर आया हूँ। इस प्रकार इस कहानी में एक सहृदय कारीगर की मनोव्यथा को व्यक्त करने के साथ साथ लेखक ने ग्रामीण कलाओं के लुप्त होने पर अपनी चिंता व्यक्त की। साथ ही हमारे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो धन बल से कला और कलाकार के सम्मान और उसकी उत्कृष्टता को खरीदना चाहते हैं। सिरचन जैसा व्यक्ति बिकाऊ नहीं है और न ही उसकी कला बिकाऊ है। अपनी कला के अपमान और उपेक्षापूर्ण व्यवहार से सिरचन की अंतरात्मा को ठेस पहुंचती है। लेखक एक कैमरामैन की तरह उस अंचल के लघु चित्रों को खींचता है। हमारे सामने फणेश्वर नाथ रेणु एक कुशल कैमरामैन की तरह बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने जिस अनुभूत सत्य को जिया है, महसूस किया है, उसे उन्होंने अभिव्यक्त किया है। अनुभूति और अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस कहानी में सिरचन की मनोव्यथा तो उजागर हुई ही है, साथ ही सदा सर्वदा के लिए विदाई ले रही ग्राम्य कलाओं के प्रति कथाकार ने चिंता व्यक्त की है और उनकी रक्षा की उत्कट प्रेरणा भी दी है।